आज हम लोग कर रहे हैं इम्पोर्टेंट 50। ठीक है, सबसे पहला सवाल है आपका ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है, देखिए ग्रीन गैस जब हमारे इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है तो उसका निगेटिव असर ये होता है कि हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये ग्रीन गैस क्या होता है? ग्रीन गैस होता है फॉसिल फ्यूल के जलने के बाद जो भी गैसेस निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन गैस हो गया, ओजोन गैस हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे गैस जो होता है वो उसको ग्रीन गैसेस बोले जाते हैं। ठीक है, जैसे ही ये हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है तो हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी अपने आप बढ़ने लगता है, जो कि इंसान के जीवन के लिए नुकसानदेह है। जैसे ही गर्मी बढ़ेगा तो आप रहोगे कहाँ पे? ठीक है, ऐसा सीन है। तो उसको बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग। दूसरा है आपका व्हाट इज इको मार्क। इको मार्क का मतलब होता है आपका, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनाए हो जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। ठीक है, आपके प्रोडक्ट का यूज करने से इन्वायरमेंट पर कोई भी निगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो गवर्नमेंट आप जैसे उत्पादकों को या उपभोक्ता को इनकरेज करने के लिए ये एक तरीके का सर्टिफिकेट देता है जिसको बोला जाता है इको मार्क। ठीक है, इको मार्क बस उस प्रोडक्ट के लिए दिया जाता है जो इन्वायरमेंट से फ्रेंडली हो। ठीक है, जैसे अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी बस देखा होगा महाराष्ट्र का, ये क्या है? उसको इको मार्क मिला होगा क्योंकि वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। उसमें देखोगे कहीं भी गैस वैस निकलने का रास्ता नहीं है। बाकी डीजल पेट्रोल वाले में देखोगे नीचे से हॉर्न लगा रहता है, गैस निकलेगा उसमें, ऐसा समझे? तो ये होता है आपका इको मार्क। तीसरा है आपका क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट का मतलब क्या होता है? मौसम। और चेंज का मतलब बदलाव। अचानक से जब मौसम में बदलाव आता है और वो कंटिन्यू रहता है, जिसका आप प्रिजम्पशन नहीं, मतलब एज्यूम नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। जैसे बारिश हो रहा है तो बारिश हमें पता है कि 2 महीना होता है। ठीक है, लेकिन बारिश शुरू हुआ जनवरी में और चल रहा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, हर महीने में हो रहा है। ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, मतलब इसका एक एग्जाम्पल है। ये क्या बोलते हैं, मतलब ठंडे का मौसम आया। ठीक है, जनवरी में ठंडे का मौसम आता है और फरवरी में या मार्च में खत्म हो जाता है। जनवरी में ठंडी का मौसम आया, लगा है अप्रैल मई हो गया, जून हो गया, लेकिन धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। बराबर? तो ये सब क्या है? जब मौसम अपने नियम के हिसाब से काम करना बंद कर देता है, कुछ भी होने लगता है, तो उसको बोला जाता है क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका कौन से आर्टिकल में, सॉरी, व्हाट डज आर्टिकल 51 ए जी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। ये बोल रहा है आर्टिकल 51 ए जी में कॉन्स्टिट्यूशन के क्या कहा गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51 ए में आपको बताया गया है फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। ठीक है, और ड्यूटी 11 टाइप का होता है, जिसमें जी में बताया गया है कि भारत के हर नागरिक का यह प्रथम कर्तव्य होगा कि वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, अब इन्वायरमेंट में क्या प्रोटेक्ट करेगा? फॉरेस्ट को, लेक्स को, रिवर को, वाइल्ड लाइफ को, जो भी हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको प्रिजर्व करना हमारी प्राथमिक ड्यूटी होगी। यही बात करता है आर्टिकल 51 ए जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला सवाल है आपका, स्टेट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कौन से हैं ऑब्जेक्टिव? तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट। जब हम इन्वायरमेंट के लॉ की बात करेंगे तो उसका क्या मकसद होगा? अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी लॉ हम पढ़ेंगे वो लॉ उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करेगा। अगर हम एयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें एयर की बात करेगा कि भाई हम एयर पोल्यूशन को रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। बराबर? इसके बाद बोलेगा कि अगर कोई भी एयर पोल्यूशन फैलाएगा तो हम उसको पनिशमेंट करेंगे। एयर पोल्यूशन के लिए हम अथॉरिटी बनाएंगे। अथॉरिटी हर लेवल पर एयर की जांच करेगा, उसका रिपोर्ट लाइब्रेरी में जाए, क्या बोलते हैं उसको, लेबोरेटरी में जाएगा। अगर पाया जाता है कि वो दोषी है तो उसके ऊपर कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। बराबर? तो अगर हम एयर एक्ट पढ़ेंगे तो वो एयर प्रिवेंशन, एयर पोल्यूशन को रोकने की बात करेगा। वाटर एक्ट पढ़ेंगे तो वाटर पोल्यूशन को रोकने की बात करेगा। फॉरेस्ट एक्ट पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट में आप कटाई छटाई नहीं कर सकते, इसके बारे में बात करेगा। तो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर टॉपिक के प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन के बारे में बात करेगा। तो अगर आपको सवाल में पूछा जाता है कि वाटर एक्ट के 2 ऑब्जेक्टिव बताइए, तो आप क्या बोलोगे? वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना। ठीक है, और वाटर पोल्यूशन को जो है कोई अगर वायलेट करता है तो उसको पनिश करना। ठीक है, उसके लिए अथॉरिटी को जो है
अथॉरिटी बनाना। इसके बाद वो क्या करता है, अथॉरिटी उस वाटर के कंटेमिनेशन को चेक करता है कि कितना वो गंदा हुआ है, उसके हिसाब से फिर जो ट्रेड एफ्लुएंट जिस कंपनी का आता रहेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा कि आपने कैसे इस नदी में उस ट्रेड का एफ्लुएंट को छोड़ा इधर, ठीक है, वाटर में। तो इस तरीके से हम वाटर को प्रिवेंट करेंगे पोल्यूशन से। तो वाटर पोल्यूशन, एयर को करेंगे तो एयर पोल्यूशन एक्ट, इसके बाद आपका सॉइल एक्ट का आएगा तो सॉइल एक्ट से। तो जहां से भी पूछे आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये याद रखना है कि भाई उसी से रिलेटेड पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहानी ये है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के दो ऑब्जेक्टिव बताए। तो क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना, ठीक है। दूसरी बात, दूसरा क्या कि भाई प्रमोट करेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि आज हमारे पास अगर पेड़ पौधे हैं तो ये पेड़ पौधे हम रखें, ठीक है, काट के ऐसा खत्म न कर दे कि हमारे आने वाले पीढ़ी को ये भी पता न चले कि पेड़ क्या होता है, फल क्या होते हैं ठीक है। तो ये क्या करता है इन्वायरमेंट लॉ, ये प्रमोट करता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फिर क्या करता है, पोल्यूशन कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है, कि भाई इन्वायरमेंट को आप पोल्यूट नहीं करोगे, अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट करो, उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। इसके बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ का काम है कि वो रेज करे क्या, पब्लिक अवेयरनेस। तो ये कौन करेगा, उसके अंदर जो अथॉरिटी होंगे वो करेगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर। हालांकि पूछा दो गया था, हम लोगों ने 3-4 डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन द ऑक्यूपायर अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, ठीक है। तो ऑक्यूपायर का मतलब होता है कोई भी बंदा, ठीक है, जो किसी फैक्ट्री या प्रीमाइसेस को कंट्रोल करता हो उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। जैसे मेरा कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मैं उसका मालिक हूं, तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, मैं ही करूंगा ना, मैं मालिक हूं तो, ठीक है, तो मुझे ऑक्यूपायर कहा जाएगा। तो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी प्रीमाइसेस जिसका कंट्रोल जिस आदमी के पास होगा उस व्यक्ति को ऑक्यूपायर कहा जाएगा अंडर एयर एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, हम सब भी देते जाना तो हम फटाफट कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, फटाफट फटाफट करूंगा अभी, देखो ना, देखिए अगला सा, हाँ अगला सवाल है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कितने टाइप के फॉरेस्ट होते हैं, तो फॉरेस्ट मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा है विलेज फॉरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है पानी जहां पे हो, चाहे वो वेल हो, चाहे वो रिवर हो, चाहे वो सी हो, चाहे वो कुछ भी हो, जहां पे पानी का जमावड़ा होता है ना, पानी कहाँ जमता है, जहां नदी हो, जहां आपका तालाब हो, जहां रिवर हो, ठीक है, या जहां सी हो। तो पानी जहां इकट्ठा होता है, ठीक है, और ये नहीं कि मतलब बारिश का पानी इकट्ठा हो गया तो वो वाला नहीं, ठीक है, जो फिक्स है, चाहे नदी हो, तालाब हो, चाहे आपका समंदर हो, ये सब स्ट्रीम के अंदर फॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी बंदा है, ठीक है, तो जो बंदा पोल्यूशन करेगा उसको उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए पेनल्टी लगाया जाएगा, इसे बोला जाता है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर आपने पोल्यूशन किया तो उस पोल्यूशन को खत्म करने के लिए आप ही से पैसा लूंगा और तभी उस पैसे से मैं पोल्यूशन को खत्म भी करूंगा, ठीक है। तो पोल्यूटर पेज मतलब जो पोल्यूशन करेगा वही पोल्यूशन का जो है पैसा भरेगा। समझ में आया, तो ये जो है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, ये मानता है कि जो भी पोल्यूटर होगा, ठीक है, हम उसी को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, और जो भी पोल्यूशन अकर होगा, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जितना भी लागत लगेगा फिर वही बंदा भरेगा जिसने पोल्यूशन फैलाया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है सीधा सा। नेक्स्ट आपका, जिससे मतलब कहने का मतलब यह है कि जिसने प्रदूषण फैलाया है उस प्रदूषण को खत्म करने के लिए भरपाई भी हम उसी से लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, फंक्शंस ऑफ, किधर गया पेज भी भाग जाता है, हाँ। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन 3 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के 3 फंक्शंस आपसे पूछे जा रहे हैं। ये शॉर्ट नोट में भी पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये जो है प्रमोट करेगा स्ट्रीम्स एंड वेल को, ठीक है। जो भी स्ट्रीम और वेल है जहां पे पानी इकट्ठा होता है, ये इंश्योर करेगा कि वहां पे गंदगी ना हो, साफ सफाई हो। तो सबसे पहला क्यों ये नदी और तालाब ही देखेगा, क्योंकि ये वाटर एक्ट के अंदर ये बॉडी है, ठीक है। अगर आपको एयर एक्ट के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बॉडी का बात करता तो फिर वो एयर पोल्यूशन की बात करता, ठीक है। क्योंकि ये वाटर एक्ट के अंदर पूछा है तो आपको याद रखना है कि ये जो काम करेगा वो ये सिर्फ वाटर बेस्ड काम करेगा। तो वाटर कहाँ होगा, स्ट्रीम्स में, वेल्स में, सी में, जो भी है वहां पे साफ सफाई हो, ये प्रमोट करेगा कौन, सीपीसीबी। दूसरा काम इनका क्या रहेगा, एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन वाटर पोल्यूशन। कहीं पे भी वाटर पोल्यूशन हुआ है या स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट कोई लॉ बना रहा है तो उसमें वो एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको इस हिसाब से इसमें ये क्लॉज डालना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करना दूसरी बात। तीसरा है प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम टू प्रिवेंट कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये सीपीसीबी जो है ये प्लान बनाएंगे और उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, किसके संदर्भ में, तो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए और कंट्रोल करने के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद क्या करेंगे वो, प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट टू द स्टेट बोर्ड एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट बोर्ड, ठीक है। अगला काम इनका ये भी है कि स्टेट बोर्ड के अंदर इनको जो है असिस्टेंस करना, अगर उनको कहीं पे जरूरत लगता है तो आप हेल्प करो, अगर उनको लगता है कि यहाँ पे लेबोरेटरी का गठन करना चाहिए तो आप उनको बताओ कि कैसे लेबोरेटरी गठन किया जा सकता है। तो फुल उसको जो है स्टेट बोर्ड को असिस्टेंस देगा। इसके बाद है कंडक्ट रिसर्च ऑन वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन पे वो जो है आपका रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पांचवा छठा आपका जो है फंक्शन हो गया। अगला है एजुकेट एंड अवेयर पब्लिक अबाउट वाटर पोल्यूशन। पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना और पब्लिक को एजुकेट करना किसके संदर्भ में, वाटर पोल्यूशन के संदर्भ में, ये भी सीपीसीबी का काम है, ठीक है। क्रिएट गाइडलाइन फॉर ट्रीटिंग एंड डिस्पोजिंग ऑफ सेवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट। जो भी कंपनी है उसके जो ट्रेड एफ्लुएंट निकलते हैं, उसके जो कंपनी से वेस्ट मटेरियल निकलता है, ठीक है, तो उसको जो है उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, उसको जो है कैसे ट्रीट किया जाए उसके साथ, इसके लिए गाइडलाइन भी सीपीसीबी ही बनाता है, ठीक है। हाँ मैं भेज दूंगा हर सवाल का जो है ना जिसमें पॉइंटर्स होगा मैं रात को आप लोगों को भेज दूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ टेंशन मतलब। अगला सवाल ये समझ में आया ना सीपीसीबी का, ये 100% आएगा, लिख के ले लो मेरे से 6 मार्क्स के लिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो यहाँ 3 पूछा था हमने, 6-7 फंक्शन देख लिए क्या क्या करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है where can appeal be filed against the state board order under the water act। वाटर एक्ट में जो है स्टेट, आपको पता है मैंने आपको बताया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना सीपीसीबी, वो एयर एक्ट में भी है, ठीक है, वो सेंटर लेवल पे काम करने के लिए, वाटर एक्ट में भी है सेंटर लेवल पर काम करने के लिए, ठीक है, और इन्वायरमेंट लॉ के अंदर भी है, वाइल्ड लाइफ लॉ के भी अंदर है, मतलब सब में सेंटर लेवल पर एक अथॉरिटी होता ही होता है, ठीक है। तो सीपीसीबी स्टेट लेवल पे भी होता है, सेंटर लेवल पे भी, वाटर भी सेंटर पे और स्टेट पे। तो यहाँ पे आपका ये जो सवाल है ये पूछा है स्टेट से क्या पूछा है, तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने वाटर एक्ट के अंदर, ऊपर जो सेंट्रल बोर्ड था वो भी वाटर एक्ट का था और नीचे जो है स्टेट बोर्ड वो भी वाटर एक्ट से पूछा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कोई अगर स्टेट बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई ऑर्डर पास किया, तो उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो अपील में, ये आपसे सवाल है। तो देखिए इसका जवाब है ये जो जाएगा वो जाएगा अपेलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है। तो स्टेट के अंदर जो अपेलेट अथॉरिटी होता है उसका नाम है स्टेट इन्वायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी, ठीक है। कोई भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑर्डर पास हुआ रहेगा तो उसके अगेंस्ट आप जा सकते हो वहीं के उसी स्टेट के अपेलेट अथॉरिटी में, जिसका पूरा नाम रहेगा स्टेट इन्वायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी। कितने दिनों के बीच जाएंगे, तो विद इन 30 डेज, जैसे ही ऑर्डर पास हुआ आप 30 दिनों के भीतर अपेलेट अथॉरिटी में उस ऑर्डर के अगेंस्ट जा सकते हो। गॉट इट, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
डिफाइन ट्रॉफी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ट्रॉफी क्या होता है? तो ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रॉफी का मतलब होता है कोई भी वाइल्ड लाइफ एनिमल है, ठीक है, या कैप्टिव एनिमल है, तो कोई भी एनिमल होता है ना, जानवर जो जंगली होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, ठीक है, उनका कोई भी बॉडी का पार्ट, ठीक है, या पूरा बॉडी आर्टिफिशियली या नेचुरली अगर आप उसके बॉडी को संरक्षित करते हो या उसके बॉडी के किसी भी पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हो तो उसको बोला जाता है ट्रॉफी। एग्जाम्पल फॉर, आप लोगों ने देखा होगा पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो चीता का खाल अपने घर में प्रिजर्व करके रखते थे शीशा में, ठीक है, देखे होंगे ना आप। कोई कोई हाथी का दांत जो है अपने घर में शीशे में बंद करा के पैक करा के रखते हैं, क्या है वो? उसको ट्रॉफी कहा जाता है, ठीक है। हाँ, एनिमल आर्टिकल और ट्रॉफी दोनों सेम ही है, लेकिन अभी एनिमल आर्टिकल आगे है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, अभी मैं ट्रॉफी पे हूँ, तो ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल का कोई भी बॉडी का पार्ट या पूरा बॉडी अगर आप किसी भी तरीके से आर्टिफिशियली या नेचुरली प्रिजर्व करके रखते हो तो उसको बोला जाता है ट्रॉफी। जैसे कोई आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया, राजा महाराजा जो होते थे वो चीता का जो बॉडी उसका जो खाल होता था, चमड़ा, वो उसको अपने घर में मस्त सजा के रखता था शीशे में। आप राजकुमार का फिल्म देखे होगे कोई कोई जिसमें वो सिगार पीता है तो उसके घर का देखना दीवार का भी उसमें चमड़े का रहता है वो, ठीक है। इसके बाद आपने देखा होगा कोई बड़े बड़े घर में हाथी के दांत को सजा के रखा जाता है। तो कोई भी ऐसा जंगली जानवर जो वाइल्ड लाइफ होगा। हाँ हाँ, बोलिए ना। हो सकता है, हो सकता है। ये ये अभी तो मैंने ऑक्यूपायर समझाया था ना कि कोई भी प्रीमाइसेज या फैक्ट्री है, तो किसने पूछा कि ऑक्यूपायर नहीं बताया मैंने? अरे मैंने ऑक्यूपायर एक्सप्लेन किया ना मैंने ऑक्यूपायर। अब बाकी तो बोलेंगे ना मैंने किया या नहीं। हाँ मैं क्या कर देता हूँ, लेकिन मैंने ऑक्यूपायर मैंने नहीं किया अभी। अरे यार, सब सो के करते हो क्या लेक्चर? अरे यार देखो, कोई भी फैक्ट्री या प्रीमाइसेस जो, हाँ करेक्ट, उसको ऑक्यूपायर बोलेंगे। तो क्यों हम उसको डील कर रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि क्या होता है, कोई भी फैक्ट्री रहता है तो आपको पता होगा उसका धुआं निकलेगा, कुछ बनाएगा तो धुआं निकलेगा ना, तो उससे एयर पोल्यूशन होगा। तो हम जिसको जिम्मेदार मानेंगे किसको जिम्मेदार मानेंगे? वहां के वर्कर को नहीं ना, हम ऑक्यूपायर को जिम्मेदार मानेंगे। इसीलिए हमने ऑक्यूपायर को डिफाइन किया है कि ऑक्यूपायर होगा कौन। तो ऑक्यूपायर वो होगा जो वो पर्टिकुलर फैक्ट्री या प्रीमाइसेज का कंट्रोल रखता हो, ठीक है, उसको ऑक्यूपायर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अपील। मैंने बता दिया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का कोई भी ऑर्डर होगा तो उसके अगेंस्ट अगर आपको जाना है अपील में तो वहां के स्टेट अथॉरिटी जो होगा, अपेलेट अथॉरिटी, आपको वहां जाना है। तो उसका पूरा नाम रहता है स्टेट इन्वायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी। इसी तरीके से आपसे बोलेगा कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अगर कोई ऑर्डर होगा तो उसको कहां पे आप चैलेंज करेंगे? तो वहां पे भी सेंट्रल इन्वायरमेंट अपेलेट अथॉरिटी होगा, ठीक है, आप वहां पे जा सकते हो। तो हर बोर्ड का चैलेंज ऑर्डर कहां पे करोगे? उसके अपेलेट अथॉरिटी के पास, ठीक है, और विद इन 30 डेज, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट हम जाते हैं आगे। अगला सवाल था ट्रॉफी। ट्रॉफी भी मैंने बता दिया कि किसी भी जानवर का जो वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, उसके किसी भी बॉडी पार्ट का या बॉडी को आप किसी भी तरीके से प्रिजर्व करके रखते हो, चाहे आर्टिफिशियली या नेचुरली, ठीक है, उसको बोला जाता है ट्रॉफी। जैसे हाथी का दांत घर में लगाना पैक करके, जैसे चीता का खाल लगाना एकदम चमड़े वाला, ठीक है, या किसी जानवर का दांत जो इंपॉर्टेंट है, नाखून। तो ऐसा आप किसी भी तरीके से उसके किसी भी बॉडी पार्ट को प्रिजर्व करके रखते हो तो उसको ट्रॉफी कहा जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किधर गया, हाँ नेक्स्ट है डिफाइन रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसा फॉरेस्ट होता है जहां पे गवर्नमेंट ना किसी स्पेशल पर्पज के लिए उसको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर देता है, ठीक है, और वहां पे को जाना प्रोहिबिट कर देता है, ना आप वहां पे ग्रेजिंग कर सकते हो, मतलब पशु को चरा सकते हो, ना हंटिंग कर सकते हो, ठीक है, ना वहां पे आप लकड़ी वकड़ी टिम्बर वगैरह कलेक्शन कर सकते हो। तो ऐसे जो खास करके वो कंजर्वेशन के लिए जो है रिजर्व किया जाता है, तो उस फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, कौन से डे को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मानते हैं। तो हमने लॉन्ग आंसर किया था, तो आपको बताया था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के बारे में, ठीक है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून को हुआ था 1972 में। उसी दिन से हम लोग इन्वायरमेंट डे को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो 5 जून को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। हम क्यों मनाते हैं, तो भाई हम इन्वायरमेंट इशू को जो है खत्म करें, हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, इसके लिए हम अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं, ठीक है। और ये कब आया था लाइमलाइट में, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 5 जून 1972 को हुआ था। उसी के बाद जो है हम ये डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा है हम क्यों मनाते हैं, तो हम अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मनाते हैं कि लोग भूल ना जाए कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है करके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन हजार्डस सब्सटेंस। हजार्डस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस या प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें कोई ऐसा केमिकल वगैरह हो या केमिकल का क्वांटिटी ज्यादा हो, ठीक है, या जिसको हैंडल करते समय किसी भी इंसान का, ठीक है, पौधे का या लिविंग जो क्रिएचर है उसको अगर नुकसान पहुंचता है, तो उसको बोला जाएगा हजार्डस सब्सटेंस। ये वर्ड में ही आंसर है। हजार्डस का मतलब जो हानिकारक हो, सब्सटेंस का मतलब कोई ऐसा तत्व जिसके कारण नुकसान पहुंचे। तो यही है, समझ में आया। मैं हम लोगों के साथ ना एक सर थे, निश्चय वो अपना एक पटेल करके सर थे, ठीक है, मतलब वो किसी सरकारी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर थे, हम लोगों के साथ एलएलबी करते थे, ठीक है। तो उनको न सिर्फ वर्ड बता दो, वो आपको पूरा डेफिनेशन बता देगा, इतना उनका मतलब वो था। तो वो बोलते थे मेरे से सवाल, लेकिन मेरे लेक्चर में वो डेली आते थे, ठीक है, ये भी है। और उनको जहां मैं फंस जाता था वहां पे वो बताते थे ये हजार्डस है ना, तो हजार्डस का मतलब क्या, मतलब जो विषैला होगा जिससे नुकसान पहुंचेगा। तो हाँ, तो जिससे नुकसान पहुंच रहा है वो हजार्डस। उनको डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, और सही में जो वर्ड होगा ना, आप उस वर्ड का खंडन करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ऐसा रहता है। तो ये समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका डिफाइन न्यूसेंस, ठीक है। तो और न्यूसेंस किस संदर्भ में पूछ रहा है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन के संदर्भ में। तो न्यूसेंस आपको पता होगा बहुत तरीके का होता है, लेकिन इन्वायरमेंट के तरीके से हमको जानना है तो क्या हो सकता है, टायर जलाना, ठीक है, किसी पब्लिक प्लेस में टायर जला दिया, टायर से कितना गंदा धुआं निकलता है पता है आपको, काला धुआं, उससे कितना इन्वायरमेंट पर खराब होगा होगा वहां के सोसाइटी को सांस लेने में दिक्कत होगा। तो ये क्या कर रहे हो आप, ये न्यूसेंस फैला रहे हो, ठीक है। रात को आपने डीजे बजा दिया सोने के समय पे 12 बजे, आप क्या कर रहे हो, नॉइज पोल्यूशन फैला रहे हो, ठीक है। तो ये भी क्या है, न्यूसेंस है। तो इन्वायरमेंट से पोल्यूशन से रिलेटेड अगर आपको न्यूसेंसेस पूछे, तो यही है कि भाई आपने किसी के इंजॉयमेंट को, ठीक है, अनरीजनेबली इंटरफेयर किया है, तो उसको बोला जाएगा आपका न्यूसेंस, और वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंडर कवर होता है। जैसे अभी मैंने बताया एग्जांपल, आपने बीच सड़क पे टायर जला दिया, उसका धुआं पूरे सोसाइटी को जाएगा, कितना पूरा सांस नहीं ले पाएंगे वो लोग। रात को आपने डीजे बजा दिया, नॉइज पोल्यूशन, 10 बजे के बाद आप नहीं बजा सकते, आपने 12 बजे एकदम 100 डेसिबल में बजा दिया, राइट। तो ये सब न्यूसेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अनरीजनेबली आप इंटरफेयर कर रहे हो किसी के पर्सनल इंजॉयमेंट में या पर्सनल पब्लिक इंजॉयमेंट में, ठीक है, जिससे उनके हेल्थ को, सेफ्टी को जो है नुकसान हो सकता है। अगला सवाल है आपका, व्हाट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी इन केस ऑफ एनवायरमेंटल एक्सीडेंट। क्या होता है एनवायरमेंटल एक्सीडेंट के अंदर एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब होता है कि भाई देखो, तुमने कुछ नहीं किया,
लेकिन बावजूद इसके किसी को नुकसान हुआ है तो तुम भरोगे, भले तुमने कुछ नहीं किया। ये है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, ये एमसी मेहता के केस से आया था, ओलियम गैस लीक के केस से। तो उसमें क्या हुआ था, एमसी मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट में एमसी मेहता ने रिट फाइल किया था, PIL, कि साहब देखिए ये कीर्ति नगर दिल्ली का जो मामला है, यहाँ मतलब डेंसिटी में पॉपुलेटेड पॉपुलेशन है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वो जो है श्री राम फूड फर्टिलाइजर जो है वो अपना फैक्ट्री खोल के रखा है। एक बार उसमें से कुछ केमिकल रिसाव हुआ था तो बहुत लोगों को मतलब सांस लेने में दिक्कत हुआ था, तो आप उसको रोक लगाइए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में तुरंत हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक है, तो वो PIL रह गया सुप्रीम कोर्ट में, तारीख दिया था उनको, कोई तारीख दिया था, उससे पहले एक बार और लीक हो गया उसके यहाँ पे श्री राम फूड फर्टिलाइजर तो ना था ना, उसके फैक्ट्री से एक बार और जो है गैस लीक हो गया, तो उससे 400-500 लोगों को ना बहुत नुकसान हुआ। ठीक है, और एक एडवोकेट की जान भी चली गई उस प्रॉब्लम के कारण। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को फिर से एमसी मेहता ने उठाया कि सर अगर इंसान का फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21, तो अगर कोई भी सोसाइटी के बीच में लार्ज पॉपुलेशन है यहाँ पर और कोई ऐसा गैस है, ऐसा केमिकल वाला फैक्ट्री है जिससे लोगों को नुकसान होता है, तो इनडायरेक्टली 21 का वायलेशन है। तो आप इसके 21 का वायलेशन है तो फंडामेंटल राइट वायलेशन है, तो आप वैसे भी आपको उसको रोक लगाने का अधिकार है। अगर हम दूसरी चीजें छोड़ दें तो भी आर्टिकल 21 का तो वायलेशन है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस से, इस केस में 5 जज की पीठ जो है बैठी थी, 5 जज का बेंच। ठीक है, जिसकी अगुवाई कर रहे थे PN भगवती, हेड थे वो। ठीक है, तो उन्होंने कहा इसी केस से कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। उन्होंने रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का भी केस देखा जिसमें वहां के अंग्रेज वाले सुप्रीम कोर्ट जो थे उन्होंने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एमसी मेहता के केस में वो जो था ना अपना श्री राम फूड फर्टिलाइजर, उसको बोला कि भाई आपके वजह से बहुत सारे लोग जो है प्रभावित हुए हैं, तो उस सब को जो है आपको कंपनसेशन देना होगा। हालांकि उसके कंपनी का कहना था कि सर हमारे यहाँ पे कोई गलती है ही नहीं, हमने थोड़ी ना जानबूझ के ऑक्सीजन ये ओलियम गैस लीक किया, वो तो जो केमिकल का काम होता है तो उसमें से थोड़ा बहुत तो बाहर निकलेगा ही ना। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके किसी भी कारण से, किसी भी मतलब कंपनी के कार्यवाही से, ठीक है, अगर किसी को नुकसान होता है, भले आपकी गलती नहीं है, लेकिन लायबिलिटी आपकी पूरी की पूरी होगी और आपको कंपनसेशन देना होगा। ठीक है, इसी के बाद मनमोहन सिंह कमेटी बैठा था और उन्होंने रिकमेंड किया कि बहुत सारे जब जहां पे पॉपुलेशन लार्ज नंबर पर है वहां पे फैक्ट्री कोई भी जो है नहीं लगाया जा सकता, और इसी बात को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ऐड किया गया और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल जो है एनवायरनमेंट लॉ में इंश्राइन कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये जो है आपका एमसी मेहता का केस था। समझ में आया सभी को? इसका कोई लंबा कहानी नहीं है, बस यही कहानी था कि कीर्ति नगर जो दिल्ली है, दिल्ली में कीर्ति नगर था, वहां पे ना बहुत सारे लोग रहते थे और श्री राम फूड फर्टिलाइजर अपना कंपनी खोल के रखा था। वहां एक बार जो है गैस, बोलिए ना। हाँ हाँ, वहां पे लोग रहते थे, करेक्ट करेक्ट, लार्ज नंबर में रहते थे लोग, रेसिडेंशियल एरिया था, करेक्ट है वो। ठीक है, तो एक बार जो है बहुत सारे लोगों को असर हुआ था तो एमसी मेहता ने फाइल कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में नहीं लिया। ठीक है, जब दूसरी बार ऐसा हुआ और बहुत सारे लोग 400-500 लोग जो है इफेक्ट हुए, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया और फिर उन्होंने 5 जजों की बेंच बैठी, उसमें PN भगवती साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने ही आपका जो है ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल रखा। ठीक है, और उन्होंने कहा कि यहाँ पे श्री राम फूड फर्टिलाइजर वो 400-500 लोग जो प्रभावित हुए हैं उनको कंपनसेट करेगा। ठीक है, और ये वो जो है ये दलील नहीं दे सकता कि मेरी यहाँ पे कोई गलती नहीं है, केमिकल का काम चल रहा है तो थोड़ा बहुत रिसाव तो होगा ही, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल वहां से आया। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह कमेटी बैठी, उन्होंने रिकमेंड किया कि जहां भी रेसिडेंशियल एरिया होगा वहां पे ऐसे फैक्ट्री को लगाना गलत माना जाएगा और प्रोहिबिटेड किया जाएगा।
इसी के बाद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में ये आपका एब्सोल्यूट प्रिंसिपल ऐड किया गया और उसमें कहा गया कि कोई भी ऐसा जो है हजार्डस सब्सटेंस वाली केमिकल वाली फैक्ट्री है, अगर वहां पे कुछ भी होता है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी उसकी होगी। और दूसरी बात उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया कि रेसिडेंशियल एरिया में जो है आप कोई भी फैक्ट्री नहीं लगा सकते। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इसमें क्या बोल रहा था सवाल बोल रहा था कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी मैंने बता दिया कि आपकी गलती हो या ना हो, अगर आप हजार्डस सब्सटेंस वाली फैक्ट्री चला रहे हो, ठीक है, तो उससे किसी को भी नुकसान होगा तो आपसे भरपाई लिया जाएगा। ये है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। ठीक है, सिर्फ आपका इंगेज होना ही काफी है। ठीक है, आपकी गलती होना या ना होना इससे कोई मायने नहीं रखता, आपका इंगेज होना मायने रखता है और सामने वाले को नुकसान होना मायने रखता है। ये दो चीज अगर फुलफिल हुआ तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी पिक्चर में आ जाएगा। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है डिफाइन एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन का मतलब होता है हमारे जो वायुमंडल में जो हमारा ये है ना एटमॉस्फेयर, ठीक है, उसमें जो हवा है, ठीक है, जैसे हमारा हवा चलता है तो उसमें बहुत सारे प्रदूषक पदार्थ घूमते हैं। ठीक है, जैसे कभी कभी आप मतलब सांस लोगे तो धुआं मतलब गंदे गंदे चीज जो है नाक के माध्यम से हम लोग ले लेते हैं। तो जो हमारे वायुमंडल में प्रदूषक पदार्थ जो पाए जाते हैं जिससे मानव जीवन या जीव जंतु जो भी रह रहे हैं लिविंग क्रिएचर उसके जीवन को नुकसान पहुंचने की आशंका है या उनके जीवन के लिए हानिकारक है, उसको बोला जाता है एयर पोल्यूशन। समझ में आया? तो ये एयर के अंदर पोल्यूटेंट जो है होना चाहिए तो वो एयर पोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका व्हाट इज इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। क्या होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट? तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में जो मैडम ने पूछा था। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है एक टूल है, ठीक है, एक तरीके से एक मैकेनिज्म है, एक तरीके से एक इंस्ट्रूमेंट है जो ये आकलन करता है। ठीक है, ये वो क्या बोलते हैं उसको यार, इवेल्युएट करता है कि हमारे जो देश में मान के चलिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, ठीक है, या कोई भी ऐसा काम चल रहा है जिससे उसके एडवर्सली हमारे इन्वायरमेंट पे कुछ असर पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कोई फैक्ट्री बनेगा, तो फैक्ट्री बनेगा तो रेत गिरेगा, वो उस पत्थर गिरेंगे, पेड़ काटे जाएंगे, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट तो हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है ना। तो ये जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो ये बोलता है कि आपको बैलेंस करके काम करना है। ठीक है, आप ये एक ऐसा टूल है, ये बोलता है कि अगर आपको डेवलपमेंट स्कीम पे काम करना है, कंस्ट्रक्शन पे काम करना है, प्रोजेक्ट कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम करना है, ठीक है, तो आपको ये देखना है कि उसका इम्पैक्ट जो है इन्वायरमेंट पे तो नहीं पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट आम जीवन पे तो नहीं पड़ रहा है, उसका इम्पैक्ट इकोनॉमिक या सोशियली या इकोलॉजिकली इम्पैक्ट उसका तो नहीं पड़ रहा है, ये आपको देखना है। तो यही जो है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट बताता है। ठीक है, इसका ये मानना है कि अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिससे बहुत लार्ज नंबर पर अगर उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पड़ता है तो आप जो भी सरकारें होंगी वो उसको प्रोहिबिट कर देगा, रोक देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे दो तरीके के अथॉरिटी जो है काम करते हैं। ठीक है, मतलब ये जो आपका इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है वो दो लेवल पे काम करता है। एक लेवल है आपका कैटेगरी ए, ठीक है, दूसरा ये आपका 12 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 6 मार्क्स में भी, इसीलिए मैं डिटेल में बता दे रहा हूं ताकि आगे दिक्कत ना हो। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, ठीक है, कैटेगरी बी, कैटेगरी ए में बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है पावर रहेगा, ठीक है, सेंटर के पास, और कैटेगरी बी में बताया गया कि स्टेट के पास पावर रहेगा। तो सेंटर के पास जो पावर रहेगा, सेंटर के पास नेशनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी होगा, ठीक है, जो लीड करेगा सेंटर को। और अगर कोई भी
फैक्ट्री, कोई भी फैक्ट्री बनता है या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम हो रहा है या कंस्ट्रक्शन स्कीम चल रही है, ठीक है। तो ये जो है इन्वायरमेंट, नेशनल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी, वो उसका स्क्रूटिनी करेगा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट का। अगर उसको लगेगा कि इस प्रोजेक्ट से डेवलपमेंट कम और इन्वायरमेंट पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो उसको प्रोहिबिट कर देगा, रोक देगा, लाइसेंस ही नहीं देगा, ठीक है, आप नहीं कर सकते ये, ठीक है। तो इतना पावर था उसके पास। तो हालांकि 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि अगर इस तरीके से इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अपना दावा करने लगे, ठीक है, कि भाई अगर इन्वायरमेंट, अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आपको उस प्रोजेक्ट का अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा? ऐसे में तो हर प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो मोदी गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था, उसी के बाद जो है ये जो कैटेगरी बी है, इसमें तो दे दिया गया, ठीक है, कि आप स्क्रूटिनी करके देख लो, अगर नहीं लगेगा तो मत दो। लेकिन कैटेगरी बी में दो भाग कर दिया गया, ठीक है, B1 और B2। B1 में बोला स्टेट को जो भी लगेगा, स्टेट ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी जो होगा, उसको जहां पे स्क्रूटिनी करना है करे, ठीक है, और जहां पे नहीं करना है मत करे, जिसको लाइसेंस देना है दे, जिसको नहीं देना है मत दे। B2 के किसी भी प्रोजेक्ट को ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ये अथॉरिटी टच नहीं करेगा, ठीक है। ये 2020 के आपका जो नोटिफिकेशन था उसमें बोल दिया गया। अब इसमें किस किस को एग्जाम्प्ट कर दिया गया इस इम्पैक्ट अथॉरिटी से? देखिए, सबसे पहला डिफेंस प्रोजेक्ट, कोई भी डिफेंस प्रोजेक्ट होगा, उसको ये जो स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी है, उसको उसका स्क्रूटिनी नहीं करेगा, ठीक है, चाहे वो इन्वायरमेंट पे असर दे ना दे, ये उसके हक से छीन लिया गया। दूसरा, एनी काइंड ऑफ रोड और हाईवे वर्क, कोई भी हाईवे का प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है, इन्वायरमेंट ये जो अथॉरिटी है ना, स्टेट अथॉरिटी, वो उसको स्क्रूटिनी नहीं कर सकता, हटा दिया गया। तुम हर जगह हाथ घुसा दोगे तो फिर डेवलपमेंट का काम कैसे होगा, ठीक है। नहीं, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, तो वो मुझे याद है, वही मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर इसका चाहिए तो मैं आप लोगों को नोट्स बना के भेज दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 11 बजे लिख के भेज दूंगा, ठीक है। इसके बाद बोला अभी हमारा चार धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। चार धाम के बारे में आप लोगों को पता होगा, हिंदू धर्म का एक वो है चार धाम यात्रा। उस डेवलपमेंट के लिए भी जो है मोदी गवर्नमेंट ने ना ये इम्पैक्ट अथॉरिटी से छीन लिया, तुम इसको स्क्रूटिनी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हट गया। इसके बाद एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, कोई भी एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है, उसको ये स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी स्क्रूटिनी नहीं करेगा, और वो जो है उसके अंदर एग्जम्प्ट हो गया। और लास्ट है टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन। टोल प्लाजा कंस्ट्रक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, उससे अगर इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो भी रहा है, तो भी स्क्रूटिनी आप नहीं कर पाओगे। कौन नहीं कर पाएगा? तो ये स्टेट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट अथॉरिटी। समझ में आया? तो ये क्या होता है, इसके अंदर दो कैटेगरी है, एक सेंटर का, एक स्टेट का। 2020 में नोटिफिकेशन आया जिसमें स्टेट के अंदर दो कैटेगरी बना दिया, एक में स्टेट स्क्रूटिनी करे, दूसरे में हाथ ही नहीं लगा सकता, ठीक है, एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो स्वाभाविक है ना, हर डेवलपमेंट में काम, नेशनल हाईवे बनेगा तो उसमें कहीं ना कहीं तो एक आध पेड़ कटेंगे तभी तो रोड बनेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक एक पेड़ को बचाने के लिए हाईवे को पूरब से पश्चिम में घुमा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, तो वहां पे असर पड़ेगा। तो आप हर काम में हस्तक्षेप करोगे तो नहीं चलेगा ना। हालांकि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था 2020 में जो ये नोटिफिकेशन लाया था मोदी ने, ठीक है, तो लेकिन ठीक है, चला है, आगे एग्जम्प्ट कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि डेवलपमेंट भी तो जरूरी है ना साथ ही साथ, ठीक है। तो ऐसा समझ में आया ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या था? किधर गया यार, तुरंत पेज पलट जाता है तो मसला हो जाता है। हाँ हाँ, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड मेरे, हाँ ये आ गया हमारा। हाँ ठीक है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, हाँ ये हो गया। अगला सवाल है आपका, डिफाइन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब क्या? कोई भी ऐसा एरिया, ठीक है, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे ना बहुत सारे जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस है इस जगह का,
कोई जंगल है मान के चलिए, ठीक है, अब बहुत लंबे जगह पे है वो जंगल, और वहां पे बहुत सारे जानवर ऐसे पाए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ के हैं, ठीक है, मतलब हाथी है, हिरन है, बाघ है, ठीक है। तो जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है अगर उस लैंड का, तो गवर्नमेंट जो है उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। क्यों कर सकता है? तो वहां पे जो भी वाइल्ड लाइफ है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देगा, कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? हेलो। कोई भी ऐसा लैंड, कोई भी ऐसा फॉरेस्ट, ठीक है, जिसका जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो, वहां पे वाइल्ड लाइफ हो, ठीक है, तो अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो जीव जंतु वहां के मार देंगे लोग, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको रिजर्व कर लेंगे और उसको वाइल्ड लाइफ के लिए प्रोटेक्शन के लिए हम उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर देंगे, तो हो गया। नेशनल पार्क का कोई अलग से डेफिनेशन नहीं है, ये पावर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को कि कहीं पे भी ऐसा लार्ज नंबर का जगह है जहां पे वाइल्ड लाइफ के जीव जंतु रहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अगर वहां पे जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, झरने हैं, पानी का पूरा स्रोत है, जीव जंतु को पीने के लिए, रहने के लिए जगह है, तो आप उसको नेशनल पार्क डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है? तो जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब होता है कि कोई भी इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, या कोई भी ऐसा लॉ है जहां पे लगता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को जो है कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया गया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसमें प्रोएक्टिव रोल करके हस्तक्षेप कर सकता है, इंटरप्रिटेशन कर सकता है, तो उसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया, अगर उनको लगता है कि जैसे मान के चलिए आपका ये आरए में पेड़ कटाई चल रहा था, बराबर, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक दिया? जुडिशियल एक्टिविज्म। उनके पास आर्टिकल 32 में ये पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको शुद्ध ऑक्सीजन लेने का भी अधिकार है अंडर आर्टिकल 21, राइट, तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन ना हो इसीलिए कोर्ट ने उसको हस्तक्षेप किया, इंटरप्रिटेशन किया, उसको रोक लगा दिया, तो ये क्या था? ये जुडिशियल एक्टिविज्म है, जहां पर भी सुप्रीम कोर्ट अपना प्रोएक्टिव रोल के कारण कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से प्रोटेक्शन के लिए कुछ कदम उठाते हैं, तो उसको बोला जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है आपका स्टेट टू मेजर इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन के दो मेजर इफेक्ट आपसे पूछे जा रहे हैं, तो नॉइज पोल्यूशन के सबसे दो मेजर इफेक्ट क्या है? आप बहरा हो सकते हो, नॉइज पोल्यूशन बढ़ेगा, हर जगह डीजे बजने लगेगा, रात में भी डीजे, दिन में भी डीजे, दोपहर में भी डीजे, बराबर, और आपके कान के आजू बाजू में बजते रह रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा? इससे नॉइज पोल्यूशन होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि दो मेजर इफेक्ट क्या होता है नॉइज पोल्यूशन का, तो सबसे पहला है हियरिंग लॉस, मतलब बहरा हो जाना, दूसरा है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, अगर आपके दिमाग में घुस जाएगा वो नॉइज, मतलब वो आवाज, ध्वनि, तो आपको स्ट्रेस भी हो सकता है उससे, एंजाइटी भी होता है लोगों को नॉइज पोल्यूशन से। आप कभी डीजे के सामने खड़े रहोगे ना, आपका दिल धक धक करने लगेगा, उसका जो बास रहता है उससे, तो ये सब क्या है, उससे नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट है स्लीप डिस्टरबेंस, आपको सोने में भी प्रॉब्लम हो सकता है, अगर नॉइज पोल्यूशन बढ़ गया ना, तो आपका उससे जो इफेक्ट होगा उससे आपको सोने में भी डिस्टरबेंस होगा, और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम, मतलब हार्ट अटैक, बीपी, स्ट्रोक, ये सब बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं नॉइज पोल्यूशन से, ठीक है। मैंने लिखा है, आपसे पूछा जा रहा है मेजर इफेक्ट, तो हमने दो पूछा है, हमने चार दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? तो इन्वायरमेंट में, एक सेकंड, हाँ, सॉरी, हाँ, देखिए, ये बोल रहा है एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, एक प्रक्रिया है, नेचुरल प्रक्रिया बोलते हैं इसको, प्राकृतिक प्रक्रिया, ठीक है, जिसके कारण जो है पृथ्वी का तापमान जो है ना, अपने मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो सामान्य रहता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था अभी फर्स्ट सवाल जब हम पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग का, तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही ग्रीन गैसेज हमारे पर्यावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में फैलता है, तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो गर्म हो जाता है, बराबर,
और वो कंटिन्यूसली मतलब हीट होने लगता है, बढ़ते रहता है उसका टेम्परेचर। तो जैसे ही बढ़ने लगेगा, जमीन गर्म होने लगेगा, आप खड़े कहाँ पे रहोगे, बैठोगे कहाँ पे? जैसे ही गर्मी बढ़ेगा, आप घर में भी रहोगे तो पसीने से भर जाओगे, बराबर। तो ये हमारे नुकसान, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान है और हमारे के लिए भी नुकसानदेह है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बोलता है कि ये एक ऐसा प्रक्रिया है, ठीक है, जो आपके ग्रीन गैसेज होते हैं ना, जो हमारे पर्यावरण में फैलता है, उस हमें टेम्परेचर को मेंटेन करके रख के हमें क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब रिलीफ देता है, ठीक है। मतलब वो जो है हमारे इन्वायरमेंट में अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ठीक है, तो हम लोग मर ही जाएंगे। हमें जो वातावरण हमारे अनुकूल मिलता है, मस्त हवा बहता है, मस्त हम लोग कपड़े खोल के कभी बैठ पहन के काम पे जाते हैं, नॉर्मल है सब कुछ तब ना, बराबर। धरती न ज्यादा गर्म है न ज्यादा ठंडा है, एकदम नॉर्मल है। तो ये क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक प्रक्रिया होता है जिसके कारण हमारे टेम्परेचर जो होता है वो सामान्य बना रहता है, जिसके कारण हम मानव जीवन बिता पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये इंसान अपने एक्टिविटी से, ठीक है, जैसे आपने गाड़ी इतना चलाया, डीजल पेट्रोल इतना जला दिया आपने कि ग्रीन गैसेज जो है बढ़ गए, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा, पर्यावरण दूषित हो जाएगा और फिर हमारा क्या होगा, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी के कारण जो है क्लाइमेट चेंज होने लगेगा, कुछ से कुछ होने लगेगा, बारिश से बारिश ही होने लगेगा, गर्मी से गर्मी ही हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बाढ़ आ जाता है, क्यों आ जाता है? जब बारिश जितना होना चाहिए उतना नहीं होकर बहुत ज्यादा हो जाता है, बाढ़ आ जाता है। अगर नियम से हो, कायदे से हो, तो बाढ़ आएगा क्या? नहीं आएगा। तो जब कुछ अनलिमिटेड, कभी कभी देखोगे कि वो कहीं पे सुखाड़ आ गया है, मतलब वहां पे पानी ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रीन, जब बारिश का सीजन आया तो बारिश पर्याप्त मात्रा में हुआ ही नहीं, बराबर। तो ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये सब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है हमें ऐसा वातावरण देता है जिसमें हम मानव जीवन रह पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करने का काम करता है। एक्सप्लेन एनिमल आर्टिकल, ठीक है, एज डिफाइन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है एनिमल आर्टिकल का मतलब कोई भी आर्टिकल मेड फ्रॉम अ कैप्टिव और वाइल्ड एनिमल, इंक्लूडिंग एनी आर्टिकल और ऑब्जेक्ट वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ सच एनिमल हैज बीन यूज्ड, लेदर प्रोडक्ट नहीं। तो ये जो आप बोल रहे थे ना भाई साहब, ये ट्रॉफी और एनिमल आर्टिकल में, तो ट्रॉफी का मतलब है आप किसी भी तरीके से प्रिजर्व करके रखे हो, ठीक है। जैसे हाथी का दांत आपने प्रिजर्व करके रखा, लेदर उसका जो खाल है या चमड़ी है आपने प्रिजर्व करके रखा, उससे आपने कोई मटेरियल नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेदर प्रोडक्ट, आपने उस जीव के किसी भी पार्ट से, हाँ हाँ चालू किया, किसी भी पार्ट से आपने कुछ प्रोडक्ट बनाए। तो जो एनिमल क्या प्रोडक्ट, एनिमल से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसको एनिमल आर्टिकल बोला जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, आर्टिकल का मतलब क्या होता है, कोई वस्तु, ठीक है। और एनिमल का मतलब जानवर। तो जानवर से जो आर्टिकल बनेगा, जानवर से जो चीजें बनेंगी, जैसे लेदर का पर्स बना, ये क्या हो गया, ये एनिमल आर्टिकल हो गया, ठीक है। किसी हाथी के दांत से आपने कुछ मतलब हाथ का कड़ी बनाया, या आपने आपने देखा होगा, किसी ने अगर नोटिस किया होगा तो एक वीडियो देखा था मैंने, जानवर के ना हड्डी को काट करके उससे कंघी बनाया जाता है, ठीक है। तो जो कंघी हो गया वो क्या हो गया, एनिमल आर्टिकल हो गया। तो ये एग्जांपल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन हंटिंग अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट। हंटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी जानवर को, लेकिन वाइल्ड लाइफ होना चाहिए, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ, किसी भी वाइल्ड लाइफ एनिमल को आप कैप्चर करते हो, किल करते हो, या पॉइजन करते हो, या ट्रैप करते हो, ये सब हंटिंग में आएगा। इसके बाद अगर उसको इंजरी पहुंचाते हो, उसके किसी भी बॉडी पार्ट को या उसके घोंसले को, जैसे मान के चलिए कोई जानवर है, जैसे स्नेक है, एनाकोंडा हो गया, आपका एक और कौन सा है यार सांप, बहुत अजगर हो गया, अगर उसके घोंसले को, उसके अंडे को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हो तो ये भी हंटिंग के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो किलिंग, पॉइजनिंग,
कैप्चरिंग, ट्रैपिंग, हंटिंग में आएगा, इंजरिंग और किसी भी नेक्स्ट के घोंसले को तोड़ना या अंडे को डैमेज पहुंचाना, ये भी हंटिंग के अंदर कवर होता है। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट इज इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आप किसी भी तरीके से कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जो है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इन्वायरमेंट में जब मिलता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस अगर हमारे पर्यावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में मिलेगा तो पोल्यूशन होगा ना, बराबर। जैसे आपने टायर जला दिया, इससे क्या होगा, धुआं फैलेगा, किसी तरीके से एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो रहा है ना। आपने पानी को ही पूरा मतलब मान के चलिए पानी में पूरा वेस्ट मटेरियल डाल दिया, अब वो पानी में सड़ेगा, बराबर, सड़ेगा तो कीड़ा बनेगा, कीड़ा ऊपर आएगा, धीरे धीरे वो पूरा पर्यावरण में फैल जाएगा, बराबर। तो आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है, जो इन्वायरमेंट में मिलता है, ठीक है, और जिससे लिविंग क्रिएचर को नुकसान होगा, उसको इन्वायरमेंट पोल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिस्ट वेरियस एक्ट्स रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट पोल्यूशन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से एक्ट बनाए गए हैं। तो सबसे पहला है आपका द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, तीसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और चौथा है वाटर पोल्यूशन एक्ट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पहला है, दूसरा है एयर एक्ट, तीसरा है वाटर एक्ट और चौथा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो ये सब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रांजिशनल पोल्यूशन। ट्रांजिशनल पोल्यूशन क्या होता है, ट्रांजिशनल पोल्यूशन क्या होता है। ट्रांजिशनल पोल्यूशन होता है मतलब किसी एक स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक है, कोई पोल्यूशन फैलाया जाता है और उसका असर किसी और स्टेट के किसी ज्यूरिसडिक्शन में होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिशनल पोल्यूशन। एग्जाम्पल फॉर दिल्ली में जो हवा है उसका स्तर बहुत लोअर हो गया है, ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन फैल गया है दिल्ली में। जिम्मेदार किसको मानता है दिल्ली वाला, हरियाणा वाले को, कि हरियाणा में पराली जलाते हैं इसीलिए दिल्ली में पोल्यूशन होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हरियाणा में पराली जलाया गया होगा तो उसका अगर असर दिल्ली में पड़ता है और दिल्ली का हवा गंदा होता है तो इसको बोला जाएगा ट्रांजिशनल पोल्यूशन। गॉट इट, समझ में आया सभी को। नहीं, फिलहाल तो हम लोग अपन भारत के लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेट के लिए है, लेकिन कंट्री के लिए भी अलाउ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, जुरिस्डिक्शन अलग होना चाहिए तो होएगा ही ना। ठीक है, हाँ हाँ, तो अब अप्लाई होगा, लेकिन वहां पे इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह बना है वो आएगा ना। हमारा ये जो लॉ है वो हमारा डोमेस्टिक लॉ है, बराबर, तो वो इंटरनेशनल लेवल पे, हाँ, तो वो स्टेट के डोमेस्टिक लॉ स्टेट के अंदर काम करता है। बाकी अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें हमने सब कवर किया है, रियो कन्वेंशन, आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, सब कवर किया, आगे पढ़ेंगे ना हम लोग। देखिए अगला सवाल, अरे यार हाँ ठीक है, सॉरी। हाँ देखिए अगला सवाल है एक, ये समझ गए ना ट्रांजिशनल पोल्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्लेन डे एंड नाइट एज पर नॉइज पोल्यूशन रूल। ठीक है, ये बोल रहा है डे और नाइट को डिफाइन करिए नॉइज पोल्यूशन रूल के हिसाब से। तो नॉइज पोल्यूशन रूल जो है 2000 का, वो बोलता है डे टाइम का मतलब 6 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक। ठीक है, 6 बजे मतलब 6 बजे सुबह से रात के 10 बजे तक डे माना जाएगा और रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक रात माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रोवाइडेड दिया है इन इंडस्ट्रियल एरिया द परमिसेबल लिमिट इज 75 डेसिबल फॉर डे एंड नाइट 70 डेसिबल फॉर नाइट। ठीक है, तो कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पे आप दिन के समय 75 डेसिबल से साउंड बजा सकते हो, ठीक है, और रात के समय पर 70 डेसिबल पर ही जो है आप बजा सकते हो कुछ भी, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। इन कॉमर्शियल एरिया इट इज 65 डेसिबल फॉर डे, 55 डेसिबल फॉर नाइट, while in residential area it is 55 for
डे और 45 फॉर नाइट। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप रेसिडेंशियल एरिया में रह रहे हो तो वहां पर जो ध्वनि होगा वो 55 डेसिबल दिन में होगा और रात में परमिसिबल लिमिट कितना होगा 45 डेसिबल। तो आपसे ऐसे सिचुएशनल में पूछ सकता है कि राजू अपने घर पर गाना बजा रहा है, ठीक है, और बहुत लाउड है, तो क्या वो राजू जो बजा रहा है वो इन्वायरमेंट नॉइज पोल्यूशन रूल के हिसाब से सही है? ठीक है, पहली सवाल। और दूसरा पूछेगा कि नॉइज पोल्यूशन क्या होता है। ये दो सवाल आपके इस सिचुएशन से आ जाएगा। तो आपको वहां पे बताना है कि अकॉर्डिंग टू नॉइज पोल्यूशन रूल अगर राजू रेसिडेंशियल एरिया में रह रहा है, ठीक है, तो वो रात के समय 45 डेसिबल से ज्यादा म्यूजिक नहीं लगा सकता। ठीक है, अगर वो उससे ज्यादा लगा रहा है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है अंडर नॉइज पोल्यूशन रूल। ये हो गया आपका पहला जवाब। दूसरा था नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, तो जो डीजे बजाते हैं जितना लिमिट है उससे क्रॉस नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो नॉइज पोल्यूशन जो होता है वो ध्वनि से होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो नॉइज पोल्यूशन का मतलब किसी भी ऐसी ध्वनि जो लोगों को जो है अनरीजनेबल लगे, ठीक है, उससे लोगों को न्यूसेंस लगे, ठीक है, तो वो होता है नॉइज पोल्यूशन। तो ये दो सवाल आपको उस सिचुएशन से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूसेंस। ये डबल बार मैंने लिख दिया है तो मत तो इसको पढ़ना, न्यूसेंस हमने पहले डील किया था ना। अगला सवाल है व्हाट इज मरीन पोल्यूशन। मरीन पोल्यूशन क्या होता है? मरीन पोल्यूशन का मतलब है कि कोई भी समंदर है, ठीक है, उसमें आपने कोई आपके वो शिप से कोई गलत तेल निकल गया, डीजल का पेट्रोल का निकल गया, निष्कासित हो गया, आपने पी के कुछ प्लास्टिक का बोतल फेंक दिया, ठीक है, या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट निकलता था आपने उसको सीधा समंदर में डाल दिया, तो किसी भी तरीके से केमिकल सब्सटेंस या प्लास्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हार्मफुल है, अगर आप उसको ओशियन में जाने देते हो, समंदर में जाने देते हो, और वो जो है डैमेज करेगा उस समंदर को, ठीक है, किसी भी तरीके से, तो उसको बोला जाएगा मरीन पोल्यूशन। ठीक है, अरे एयर पोल्यूशन मतलब हवा को गंदा करना, तो वाटर पोल्यूशन मतलब पानी को गंदा करना, मरीन का मतलब क्या होता है? समंदर टाइप, ठीक है, सी ओशियन टाइप। तो अगर आप ओशियन टाइप समंदर टाइप में अगर किसी तरीके का पोल्यूशन करते हो तो मरीन पोल्यूशन हो गया। ठीक है, आपने सुना होगा मरीन पुलिस का नाम सुना है, सुरक्षा बल, वो अलग पुलिस होता है। तो मरीन में अगर मरीन से रिलेटेड कोई ऑफेंस होता है तो वो लोग वो देखते हैं, तो ऐसा ही है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सवाल पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। क्या होता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन? मैंने एग्जाम्पल के साथ कल के लेक्चर में बताया था, परसों के लेक्चर में। देखिए, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन जो है इसका ये मानना है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ठीक है, क्या है नेचुरल रिसोर्स? वाटर है, फॉरेस्ट है, एयर है, समंदर है, ओशियन है, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं, हमें नेचर ने गिफ्ट के तौर पर दिया है। ठीक है, तो ये जो है ये सब पब्लिक का है। ठीक है, इसको कोई अमीर आदमी अंबानी है बोलेगा समंदर खरीद लेता हूं मैं, पानी खरीद लेता हूं, पूरा हवा पूरा खरीद लेता हूं, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये जो नेचर ने गिफ्ट दिया है ये आम आदमियों के लिए दिया है, सबके लिए दिया है। ठीक है, इस पर किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का हक नहीं होगा। ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि ये जो भी ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसका जो ट्रस्ट होगा वो गवर्नमेंट होगा। ठीक है, और वो ये डिसाइड करेगा और ये वो जो है ये इंश्योर करेगा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो सबको जो है बेनिफिट मिले उससे, उसका कोई भी दुरुपयोग ना करे। ठीक है, उसको जो है पर्सनल यूज के लिए गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल न करे। ठीक है, और ये जो डॉक्ट्रिन है वो गवर्नमेंट को ट्रस्ट के तौर पे मानता है, केयर टेकर मानता है। ठीक है, और ये बोलता है कि नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये गवर्नमेंट जो है तय करेगा। समझ में आया पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन? नहीं तो आप जाओ फिर कोर्ट में जाओ, क्योंकि ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बोलता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो आम पब्लिक का है, कोई भी गवर्नमेंट इसका पर्सनल प्राइवेट बेनिफिट के लिए दुरुपयोग नहीं कर सकता।
ठीक है। और ये डॉक्ट्रिन बोलता है कि जो भी स्टेट है वो इस नेचुरल रिसोर्सेज के ट्रस्ट माने जाएंगे। ट्रस्ट का मतलब केयर टेकर। तो ये वो इंश्योर करेंगे कि ये जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसका बेनिफिट हर इंसान को इक्वली हो। ठीक है, ऐसा समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट सैलिएंट फीचर ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। सैलिएंट फीचर क्या है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का? तो सबसे पहला है दिस लेजिस्लेशन एम्पावर द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। ठीक है। इसके बाद है सेटिंग स्टैंडर्ड what and how extent permit pollution in air water noise। ठीक है। issuing direction to the lower authority and managing hazardous substance for any type of violation the act outline penalty। देखिए, तो ये सब सैलिएंट फीचर है। क्या है इसका अंदर? इसके अंदर ये एक्ट जो है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इसका पहला सैलिएंट फीचर क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या कर सकता है? मेजर बना सकता है, रूल और रेगुलेशन बना सकता है, पहली बात। दूसरा ये बोल रहा है कि ये जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट होगा उसको ये पावर देता है कि ये जो है एक स्टैंडर्ड तय करेंगे कि कौन व्यक्ति कितना पोल्यूशन फैला सकता है। ठीक है। जैसे कोई कंपनी है, उसका वेस्ट मटेरियल नदी में जा रहा है, तो अगर उसका वेस्ट मटेरियल हमने उसकी जांच नहीं की कि कितना गंदा है, अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर लेवल का है, मतलब ज्यादा नुकसानदेह नहीं है, तो आप परमिशन दे सकते हो। उसके भी कितने हद होंगे, कितना वो बहा सकता है उसमें। तो ये सब मेजर सेट करने का, वो जो स्टैंडर्ड सेट करने का जो है पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास देता है। ठीक है। फिर ये बोलता है कि इशूइंग डायरेक्शन टू द लोअर अथॉरिटी एंड मैनेजिंग हजार्डस सब्सटेंस। जो भी हजार्डस सब्सटेंस है उसको कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए लोअर अथॉरिटी जो भी होगा उसको जो है डायरेक्शन इशू कर सकता है। ठीक है। इसके बाद इसका सैलिएंट फीचर क्या है? ये बोलता है कि कोई भी टाइप का वायलेशन अगर होता है इस एक्ट के हिसाब से तो उसको पेनल्टी दिया जा सकता है। ठीक है। तो ये जो है ये आपका फीचर है इस एक्ट का कि अगर आप वायलेशन करोगे तो आप जो है पेनल्टी आपको मिलेगा और हो सकता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ठीक है। लिखा है ना, इंक्लूडिंग इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। तो ये सब जो है आपका इसका फीचर्स है। मोर और लेस हर एक्ट का थोड़ा बहुत ऐसा ही फीचर रहता है। ठीक है। पहला फीचर कि वो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। दूसरा, स्टेट और सेंटर को पावर दिया है कि उसको कंट्रोल करे। तीसरा तीसरा क्या है कि कोई भी वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट दो। मोर और लेस यही स्टोरी रहता है ना हर एक्ट का, उससे ज्यादा क्या रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन ग्रेजिंग लैंड। ग्रेजिंग लैंड का मतलब होता है कोई भी सरकारी लैंड जहाँ पे जीव जंतुओं को चराने का जो है अधिकार दिया जाता है उसको बोला जाता है ग्रेजिंग लैंड। ठीक है। जो भी लाइव स्टॉक होते हैं उसको अलाउ किया जाता है कि वहां पे जो भी ग्रास है उसको खा पी सके। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है? चारे वाली लैंड। तो चारा कौन खाता है? जानवर। तो जहां पे जानवरों को चारा खाने का, ग्रेज करने का, ठीक है, अधिकार दिया जाता है वैसे लैंड को ग्रेजिंग लैंड कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है कि भाई आप कोई भी एक्शन ले रहे हो तो सबसे पहले आप ये मान के चलोगे ये आप कि आपसे कोई भी नुकसान न हो। ठीक है। तो आप कोई भी ऐसा एक्ट करोगे तो आपको पहले प्रिकॉशन लेना है। कहावत सुना होगा ना आपने, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आप पहले ही जो है प्रिकॉशन ले लो। अगर मैं कहीं पे जा रहा हूँ, वहां पे पोल्यूशन बहुत फैला है, तो पहले से ही मैं मास्क लगा के जाऊंगा जो मेरे नाक में वो गंदगी ना जाए। ठीक है। अब मैं ऐसे ही चल गया और बीमार हो गया, तो क्या मतलब है? बीमार होने के बाद दवा का पैसा लेने से, दवा में पैसा खर्चा करने से अच्छा 5 रुपए का मैं मास्क पहले ले लेता तो मुझे दवा का खर्चा करना पड़ता क्या? नहीं करना पड़ता। तो ये एक्ट यही बोलता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि आप जो है बाद में किसी नुकसान को भरपाई करने से पहले आप उस नुकसान को रोक लो ना, प्रिवेंट कर लो। होगा ही नहीं। जैसे ओलियम गैस लीक हुआ था तो आप ऐसे जगह पे बनाओ ना जहां पे कोई नहीं है, फैक्ट्री वहां शिफ्ट कर लो। आप पूरे पे जहां पे जो पॉपुलेशन लार्ज नंबर पे है आप वहां पे ऐसा करोगे और बोलोगे ये तो मेरी गलती नहीं है, तो गलती तो आप ही की है ना कि आपने लार्ज नंबर जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, रेसिडेंशियल एरिया है, आपने वहां पे शुरू कर दिया फैक्ट्री।
ठीक है। ये तो है, ये तो स्टेट जिम्मेदार है ही, सही बात है। लेकिन ये उसका भी ड्यूटी था ना कि भाई थोड़ा साइड में करें। अगर आपको पता है कि मेरे फैक्ट्री से ऐसे ऐसे केमिकल रिसाव हो सकता है जिससे लोगों की जान जा सकती है, तो ये आपकी भी ड्यूटी है ना। स्टेट की गलती तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसकी भी तो थी ऐसा। हम्म। हाँ, ये भी तर्क है, सही बात है। ये भी करेक्ट, ये भी तर्क है। हम्म। करेक्ट। हाँ, ये तो करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ठीक है। तो देखो अपन प्रिंस प्रिकॉ हम्म। तो बराबर हो सकता है, करेक्ट। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बोलता है कि पहले आप जो है सेफ्टी देख लो, बाद में सॉरी बोलने से अच्छा है वो। ठीक है। ये है मेन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर हंटिंग एंड किलिंग अ ब्लैक बक। ठीक है। विच इज अ प्रोटेक्टेड एनिमल अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये बोलता है हंटिंग और किलिंग ब्लैक बक। ब्लैक बक जो है ना हमारे भारत में बहुत कम है। ठीक है। तो उस काला हिरन का नाम सुना है जिसको सलमान खान ने मारा था। ठीक है। उसी तरीके से ये भी ब्लैक बक जो है ना बहुत रेयर है, हमारे भारत में बहुत कम मात्रा में है। तो आपको बता दूं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना जानवरों को दो तीन शेड्यूल में बांटा है। ठीक है। वो बोलता है फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे जानवर हैं जो हमारे भारत में जिसकी संख्या बहुत लिमिटेड है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करें ना तो वो खत्म हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ठीक है। दूसरा बोलता है कि कुछ ऐसे जानवर हैं जो अभी तक तो सीमित है, अभी तक तो ठीक नंबर पर है, लेकिन फिर भी उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, अगर हम नहीं प्रोटेक्ट करें तो वो भी खत्म हो जाएगा। और तीसरा है नॉर्मल, जो जिसको आप खाओ पियो तो भी कोई प्रॉब्लम, जैसे बकरी आप खाते हो कोई रोकता है क्या? वो पैदा होते जाता है, उसके खत्म होने का कोई गुंजाइश नहीं है। आप वो एनिमल वो क्या बोलते हैं, बकरा खाते हैं हम लोग, इसके बाद मैं नहीं खाता, मैं वेज हूँ, सॉरी। इसके बाद क्या बोलते हैं, आप लोग मुर्गा खाते हो। ये सब क्या है, ये सब जो है मतलब जेनरेट होता है, ये क्रिएट हो, इसके खत्म होने की गुंजाइश नहीं है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना जानवरों को तीन शेड्यूल में बांटता है। एक शेड्यूल वो फर्स्ट शेड्यूल में ऐसे जानवर आते हैं जिसकी संख्या हमारे भारत में अब लिमिट हो गया है। ठीक है। कि हमारे पास भाई ये इतने ही नंबर में है, अगर इसको नहीं रोके तो ये खत्म, विलुप्त। दूसरा है ऐसे जानवर जो अभी तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर ध्यान न दिया जाए तो ये भी खत्म हो जाएगा। और तीसरा है जितना खाओ उतना खाओ, जितना खाओ ऐसा, आप मारो भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये है। तो ये जो ब्लैक बक है आपका वो फर्स्ट शेड्यूल में आता है। ठीक है। और फर्स्ट शेड्यूल अभी मैंने क्या बताया, रेयर जानवर जिसकी संख्या बहुत लिमिटेड है। तो आप ऐसे जानवरों को मारोगे तो सरकार आपको छोड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो यही बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर अगर आप हंट करते हो या किल करते हो ब्लैक बक को, ठीक है, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में वो प्रोटेक्टेड है। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब कि अब वो जानवर गिन चुन के बचा ही था। ठीक है। और आपने उसका किल किया तो क्या होगा, तो देखिए, अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हंटिंग एंड किलिंग ए ब्लैक बक विच इज लिस्टेड इन फर्स्ट शेड्यूल can result in a minimum of 3 year imprisonment which may extend to 7 year। किसी इंसान के मारने के बराबर पनिशमेंट है, देख रहे हो। क्योंकि वो रेयर है ना, अगर खत्म हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा ना वापस। तो 7 साल तक का जेल हो सकता है उसको, और फाइन 25,000 तक हो सकता है, और जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है हायर फाइन तक। मतलब गवर्नमेंट को अगर कोर्ट को लगेगा कि नहीं 25,000 बहुत कम है, तो 50,000, 1 लाख, 5 लाख जितना लगेगा लगा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पनिशमेंट फाइन का कोई यहाँ पे प्रोविजन ही नहीं दिया है। ठीक है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई जानवरों का शेड्यूल बताएं, तो ये 3 शेड्यूल है। एक फर्स्ट शेड्यूल में
रेयर जानवर जिसकी संख्या हमारे भारत में लिमिटेड है, इतना ही बचा है। दूसरा है कि अभी तक ठीक है, अगर इसको हम प्रोटेक्ट नहीं करें तो ये भी खत्म हो सकता है। और तीसरा है कि भाई तुम खाओ पियो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब ये घटेगा नहीं, इतना कम नहीं होगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आ जाए, ठीक है। तो तीसरे में ऐसा है। तो तीसरे में जैसे बकरी है, बिल्ली है, ये सब आप मारोगे ना तो इसके लिए इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ना बढ़ ही रहा है, कमने का काम नाम नहीं ले रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हमारे पास आज जो भी रिसोर्सेस हैं हम उसको इस तरीके से खर्च करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वो नसीब हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम आज इस तरीके से हम लोग पेट्रोल और डीजल का खपत कर रहे हैं कि कल को हमारे बच्चे आएंगे उसको बोलेंगे कि भाई एक जमाने में पेट्रोल हुआ करता था, तो बोलेगा ये क्या होता था, इससे क्या होता था ठीक है। तो ये तो हमें कल के आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ ऐसे रिसोर्सेज बचा के जाने चाहिए, ठीक है, और उस हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए, यही बोलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कॉन्सेप्ट अंडर एनवायरमेंट लॉ दैट एम्स टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। हम किसी भी चीज का इस्तेमाल इसी ढंग से करें ताकि वो फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के क्वालिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर बताइए, ठीक है। तो दो फैक्टर मेन है, पहला है नेचुरल फैक्टर, दूसरा है मैन मेड फैक्टर। पहला नेचुरल फैक्टर में क्या है, फ्लड आ गया, ठीक है, जीव जंतु उसमें मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, क्या होगा, एनवायरनमेंट वो होगा, इम्पैक्ट होगा उससे। अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, जीव जंतु दब के मर गए, इधर उधर हो गया, अर्थव्यवस्था पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, क्या होगा इससे, एनवायरनमेंट पे असर पड़ेगा। टॉरेंट आया, साइक्लोन आया, ठीक है, मोल्टेन लावा फटा वोल्केनो का, हरिकेन आया, कोई भी एपिडेमिक आता है, ठीक है, जो नेचुरल फैक्टर से आता है वो भी हमारे एनवायरनमेंट को जो है इम्पैक्ट करता है, ठीक है। दूसरा नेचुरल फैक्टर के अंदर आएगा वो, ठीक है। और दूसरा है आपका मैन मेड फैक्टर जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। तो मैन मेड में क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ, आबादी बढ़ा रहे हैं हम लोग, जहां एक बाथरूम में 5 भाई करते थे अभी 10 बच्चे हो गए, अब उसी बाथरूम में 10 बच्चे करेंगे, ये ले घान पे घान। अब जितना भी गंदगी होगा, जहां एक दिन में भरने वाला था, जहां 5 दिन में भरने वाला था, वहां एक दिन में भर गया, अब वो क्या करेंगे। तो इस तरीके से मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी पोल्यूशन बढ़े, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे तो असर पड़ेगा ही, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है वो नेचुरल तो है नहीं, ये तो मैन मेड है ना, ऐसा, ठीक है। दूसरा है पोवर्टी, गरीबी भी जो है ना कहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को, जो इन्वायरमेंट को जो है इम्पैक्ट करता है। आप गरीबी का कैसे बोलोगे, गरीब हूं मैं, मेरे पास बाथरूम बनाने का पैसा नहीं है, मैं कहाँ करूंगा बाथरूम, खुले मैदान में जाके। अब वो खुले मैदान में करूंगा तो उसका जो असर पूरे हवा में फैलेगा, पोल्यूशन होगा, तो कहीं ना कहीं पोवर्टी भी पोल्यूशन का कारण होता है। तीसरा है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, जगह जगह पेड़ काट के फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन, जगह जगह पे फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री से धुआं रिसाव होता है, उसके गंदगी नीचे से पाइपलाइन से हम लोग पानी नदी में बहा देते हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो नेचुरल फैक्टर में 4-5 है और मैन मेड फैक्टर में 4-5 है जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, तो हमारे आजू बाजू में, हमारे आगे पीछे जो भी है वो सब क्या है, इन्वायरमेंट है। हमारे सामने कोई जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, वाटर है, जानवर है, पौधे हैं, पेड़ हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, लिविंग क्रिएचर है, मेढक है, मछली है, ये सब क्या है, ये सब वातावरण, इन्वायरमेंट का क्या है, एक
एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। तो इसी को हम इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है कि इसके कंपोनेंट क्या है, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट क्या है, मतलब इन्वायरमेंट किस किस चीज से बना है। तो इन्वायरमेंट के 4 कंपोनेंट है मेन। पहला है द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, कवर जितने भी गैसेस हैं, हवा लेते हैं हम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैसेस एटमॉस्फेयर में आता है। दूसरा है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर का मतलब समंदर है, लेक है, रिवर है, जितने भी वाटर चैनल है ना हमारे धरती पर, वो हाइड्रोस्फेयर में आता है। तीसरा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब जितने भी सॉलिड मटेरियल हैं हमारे धरती पर, वो सारे लिथोस्फेयर में आते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब जो लिविंग क्रिएचर हैं, जो सांस ले सकता है, जैसे हमारा जीव जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, मनुष्य हो गया, ये सब क्या है, ये सब लिविंग क्रिएचर का एग्जाम्पल है। तो ये सब बायोस्फीयर में आता है। तो कुल मिला के हमने सब कुछ जो है कवर कर लिया, आसमान, धरती, पाताल सब कवर कर दिए। तो ये क्या हो गया, एटमॉस्फेयर का एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है। 6 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। अभी जो भी हम कर रहे हैं वो सब 6 मार्क्स के लिए ही है, ठीक है। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ पोल्यूशन अंडर इन्वायरमेंटल लॉ। इन्वायरमेंटल लॉ के अंदर कौन कौन से पोल्यूशन होते हैं। तो पहला क्या होता है, एयर पोल्यूशन। दूसरा वाटर पोल्यूशन। तीसरा लैंड पोल्यूशन। चौथा नॉइज पोल्यूशन। पांचवा लाइट पोल्यूशन। ये 5 तरीके के पोल्यूशन इन्वायरमेंट लॉ के अंदर कवर किए गए हैं। अभी बोले देखिए, these are the main 5 kinds of pollution which is defined under environment law in respective of their act। वाटर एक्ट में वाटर पोल्यूशन है, एयर एक्ट में एयर पोल्यूशन होगा, लैंड एक्ट में लैंड पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन में होगा। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव एक्ट में ये सारे पोल्यूशन के बारे में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ये बोल रहा है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजन हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है देखिए, The Indian Constitution provides for environmental protection through its fundamental right, DPSP and fundamental duty। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 जगह पे प्रावधान है। पहला फंडामेंटल राइट में है, दूसरा डीपीएसपी में है और तीसरा फंडामेंटल ड्यूटी में है। फंडामेंटल राइट में क्या है, तो अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, द राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट is considered as an integral part of the right to life, meaning the states has a constitutional obligation to protect and improve the environment। ठीक है, जैसे ही हमारा राइट टू लाइफ है, तो राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आता है। तो हेल्दी इन्वायरमेंट कौन देगा, गवर्नमेंट देगा। तो ये किसका ऑब्लिगेशन हो गया, स्टेट का हो गया, ठीक है। ये किस केस में कहा गया था कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट आपका फंडामेंटल राइट है, तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया था कि राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है, विच इज टॉक अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। नेक्स्ट है आपका डीपीएसपी के अंदर कौन से आर्टिकल में है, तो 48A, ठीक है। दिस आर्टिकल अंडर डीपीएसपी मैंडेट्स द स्टेट टू improve the environment and to safeguard forest and wildlife। This article empower the government to make laws to give effect the said principle। ये बोल रहा है आर्टिकल 48A जो है आपका आया था डीपीएसपी 42nd अमेंडमेंट में आया था, याद हो तो कॉन्स्टिट्यूशन जब हम पढ़े थे, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट में ये 48A को जोड़ा गया था और 51AG को भी जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 48A में कि डीपीएसपी होगा। डीपीएसपी का मतलब ये स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे और इम्प्रूव करे, ठीक है। और तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि आर्टिकल 51A में दिया गया है सब क्लॉज जी में, जिसमें कहा गया है कि फंडामेंटल ड्यूटी होगा एवरी सिटीजन का कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और इम्प्रूव करेंगे किसको, इन्वायरमेंट को, जैसे फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, इस सब का जो है ध्यान रखने का जिम्मेदारी किसका है, आम नागरिक का है। समझ में आया ये सभी को। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 3 ही है, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21, डीपीएसपी में आर्टिकल 48A,
जो कि किसी 42nd अमेंडमेंट से आया था। आपको याद हो तो कोई कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इम्प्लीमेंट किया। तो 48A में से स्टेट को दे दिया जिम्मेदारी, और 51AG में सिटीजन को जिम्मेदारी दे दिया कि आप इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करोगे। नेक्स्ट है डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन 253 में क्या कहा गया है मैडम, मुझे अभी याद नहीं है, बता दीजिए। हो सकता है वो भी, लेकिन ये 3 मेजर था। क्या है 253 में? एक सेकंड यार, 253 में क्या है? हाँ हाँ हाँ, तो वो भी हाँ चलेगा, तो वो भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप ये 3 याद रखना, मेन ये 3 बहुत जरूरी है। ठीक है, 253 एक बार नहीं भी लिखोगे तो काम आ जाएगा। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, भोपाल गैस ट्रेजिडी कब कब हुआ था? और ये एक्ट कब आया था? हाँ, वो तो नहीं नहीं, वो तो है ही। देखो बहुत सारे जो कॉन्फ्रेंस हुए, उसको भी बेस माना जाता है इस सब लॉ का। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जब इंटरनेशनल ट्रीटी करा, तो हमने बोला ना कि हम इसके लेवल पे काम करेंगे। तो उसका जब अभी हम लोग पढ़ेंगे नहीं, वो कौन सा कोई कॉन्फ्रेंस था ना, जिसके बाद हमने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया। हाँ, तो एक कॉन्फ्रेंस के बाद भी हमने लाया, और एक केस लॉ भी था उसके बाद भी आया था। तो सब एक ही साथ चल रहा था। ठीक है। हाँ बोलिए ना। हाँ हाँ, करेक्ट, ये हो सकता है। हाँ, ये सीक्वेंस हो सकता है। करेक्ट है। हाँ 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 हाँ। हम्म हम्म। नहीं तो नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो। 32 में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, उसमें कहीं पे इन्वायरमेंट का नहीं लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है कि आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तब आप जा सकते हो। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटिंग टू राइट एंड ड्यूटीज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ। ठीक है। हाँ, उसके बाद आपने बोला 226, तो 32 और 226 जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट होगा तो। हाँ, तो अब देखो, आप लोगों को अगर डिटेल में लिखना हो तो पेज भरने के लिए तो वो सब भी भर सकते हो, लेकिन मेजर आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट में 21। ठीक है, इसके बाद डीपीएसपी में 48A, और इसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी में 51AG। ठीक है, अगर आपने इस तीनों पे भी अच्छे से लिख दिया ना, तो आपके अच्छे स्कोर आ सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल दे देना, जो भी बनाओ ना, सबका ए ने बी को, सी ने डी को, ऐसे करके चेप देने का 2-3 एग्जाम्पल। पेज भरा रहेगा, मार्क्स भर भर के मिलेगा। ठीक है, अगला है डिफाइन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? कहीं पे भी, ठीक है, पब्लिक एट लार्ज किसी गवर्नमेंट के ऐसे फंक्शन से, ठीक है, प्रभावित होता है, तो उसके लिए पीआईएल डाला जाता है। ठीक है, लार्ज नंबर पे वो इफेक्ट होना चाहिए। अब जैसे मान के चलिए कहीं पे सरकार रोड बना रहा है, और वहां पे उस रोड में मेरा जमीन आ गया,
तो मैं PIL डाल सकता हूं क्या कि मेरा फंडामेंटल राइट हो रहा है वायलेट, आप PIL ले लो? नहीं लिया जा सकता। जहां पे बहुत सा, जैसे अभी आपने ये देखा था MC मेहता ओलियम गैस लीक, ठीक है, वो PIL केस है। जब ये श्री राम फूड फर्टिलाइजर कंपनी वहां पे स्थापित हुआ तो एक बार थोड़ा सा गैस रिसाव हुआ था ना, तो कुछ लोग बीमार पड़े थे, ठीक है, तो इसी को लेके वो तुरंत MC मेहता चला गया था वहां पे कोर्ट में PIL डालने कि इससे बहुत सारे लोगों का जो है फंडामेंटल राइट वायलेट होगा आर्टिकल 21 में, क्योंकि सही से जीने का अधिकार तो उसको है। अब अगर इन्वायरमेंट ही प्रोटेक्ट नहीं रहेगा, वो बीमार हो जाएगा, तो फिर राइट टू लाइफ बचा कहां? बराबर। तो आप लार्ज नंबर पर जब फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए PIL डाला जाता है, ठीक है। तो PIL क्या है? एक मैकेनिज्म है, एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो लार्ज नंबर पे कहीं पे फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लगाया जाता है। समझ में आया? थम्स अप दे दो, फटाफट बढ़े। अगला सवाल है आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड BNS। ये बोल रहा है कि भारतीय न्याय संहिता और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कैसे आपस में लिंक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड BNSS, मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का जिक्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड BNS। तो भारतीय न्याय संहिता में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई प्रोविजन है क्या, उससे आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देखिए, देयर आर वेरियस सेक्शन इन द BNS दैट मेक पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट पनिशेबल। अगर आप इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हो तो उसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन दिया गया है, किसमें? BNS में। देखिए, चैप्टर 15 ऑफ द BNS containing section 270 to 297 which deals with the offenses relating to safety and public health, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ से जैसे ही कनेक्ट हो गया तो वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट अपने आप हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखिए, दीज प्रोविजन मेक पब्लिक हेल्थ टू प्रायोरिटी, ठीक है, ए प्रायोरिटी एंड मेक एनी एक्ट पनिशेबल विच पोल्यूट्स इन्वायरमेंट एंड मेक्स द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल डेंजरस, ठीक है। आप किसी भी तरीके से इन्वायरमेंट को जो है पोल्यूट कर रहे हो और अगर उससे किसी के लाइफ को डेंजर पहुंचता है, ठीक है, तो उसको प्रोहिबिट किया गया है, पनिश किया गया है। सेक्शन 270 which talks about public nuisances, section 280 making atmosphere noxious to health, section 291 negligently conduct with respect to animal, and section 292 punish for public nuisances case आर द मेजर सेक्शन, ठीक है। तो 280 में बोला गया है कि अगर आप किसी भी एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रहे हो, नॉक्सियस कर रहे हो, जिससे पब्लिक हेल्थ नुकसान होगा, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। 270 बोल रहा है कि पब्लिक न्यूसेंस आपने करा तो वो पनिशेबल होगा। पब्लिक न्यूसेंस कैसे होगा? मैंने एग्जांपल बताया था, आपने गाड़ी का टायर जला दिया, इतना विषैला धुआं उसमें से निकलता है, पर्यावरण प्रदूषित, लोगों को नुकसान होगा, बराबर। इसके बाद फिर मैंने एक और एग्जांपल दिया था आपको। तो ये सारी चीजें क्या है? ये आपका पब्लिक न्यूसेंस में आता है और उसके लिए पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है आपके BNS में। आपको सेक्शन याद नहीं रखना, बस आपको ये याद रखना है कि पब्लिक न्यूसेंस अगर आप करते हो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान होता है तो ये पनिशेबल है BNS में। अगर आप कोई भी ऐसा एक्ट करते हो, ठीक है, जो पर्यावरण को, एटमॉस्फेयर को नॉक्सियस करता है, जिससे हेल्थ को नुकसान होगा, इसके लिए भी पनिशमेंट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें BNS में है। अगला सवाल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड BNSS, मतलब BNSS में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में क्या कहा गया है। तो देखिए, इन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंडर चैप्टर 11 address offenses against public order and tranquility encompassing section 148 to 165. This section provide preventive and mitigating measures for public nuisance cases pertaining to air, water, soil and unhygienic condition. Section 162 of BNSS especially empowers the magistrate to prohibit repetition or continuation of public nuisance that may cause injurious to public health, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जब हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन,
तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि मजिस्ट्रेट के पास पावर रहता है, वे बीएनएसएस में 133 में था ना पावर, सीआरपीसी में, कि कहीं भी पब्लिक न्यूसेंस फैला रहा है तो मजिस्ट्रेट उसका सुओ मोटो ले सकता है। अगर कोई पॉल्यूशन फैला रहा है, ऑर्डर पास किया कि तुम रुक जाओ, फिर भी फैला रहा है तो कोर्ट उसको जो है सजा भी दे सकता है। तो बीएनएसएस में यही बोल रहा है कि आप किसी भी तरीके से पब्लिक न्यूसेंस करते हो, एयर में, एयर का करो, वाटर का करो, सॉइल का करो, किसी भी तरीके से पोल्यूशन फैलाते हो जिससे पब्लिक न्यूसेंस हो सकता है, तो ये पनिशेबल है और इसके लिए मजिस्ट्रेट को पावर दिया गया है कि वो सुओ मोटो ले सकता है और सुओ मोटो लेने के बाद ऑर्डर पास कर सकता है। अगर आपने ऑर्डर को फुलफिल नहीं किया तो पनिशमेंट भी आपको दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन इंटरनेशनल एंड इंटरजेनरेशनल ड्यूटी। तो देखो इंटरजेनरेशनल ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि मान के चलो कोई भी सामान आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी का भाई है वो इंटरजेनरेशनल ड्यूटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है कि आपकी ये ड्यूटी है कि आप कोई भी ऐसा सामान जो है, जो अभी है, ठीक है, और अगर आपने लिमिट में वो खर्च नहीं किया तो कल को खत्म हो सकता है। तो कल को खत्म होगा तो आपके आने वाली पीढ़ी को वो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये जो इंटरजेनरेशनल ड्यूटी है, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि इन्वायरमेंट लॉ के अंदर कि कोई भी सामान, कोई भी ऐसा रिसोर्सेस है जो आपके पास अभी है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको ये सामान, ये रिसोर्सेज इस तरीके से यूज करना है कि वो आने वाली जनरेशन जो है उनको भी वो मिले और उनकी भी जरूरतों को वो पूरा कर सके। कल को हमारे बच्चे आएंगे, आज ही हमने पेट्रोल इतना खपत कर लिया कि बचा ही नहीं, कल को हमारे बच्चे आएंगे और हमारा जो गाड़ी रहेगा रॉयल इनफील्ड, वो बोलेगा पापा चलाना है, तो मैं क्या बोलूंगा, बेटा एक जमाना था जब पेट्रोल आता था तब ये चलता था, पेट्रोल नहीं आएगा तो ये तुम नहीं चला सकते। ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम थोड़ा थोड़ा उसका यूज करें, ठीक है, ताकि हमारे जनरेशनल पीढ़ी जो भी आएंगे उसको भी वो मिले। तो ये इंटर जनरेशनल ड्यूटी का मतलब क्या है कि आने वाली भी जनरेशन को भी आपको जो है वो सारी रिसोर्सेज देना होगा, जैसे आपने उसको मतलब बचा के रखना है। ऐसा समझ में आया ये इंटर जनरेशनल ड्यूटी? सॉरी, हाँ, अगला सवाल है आपका, इधर गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस? ठीक है, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट मेजर यूनाइटेड मीटिंग टू डील विद एनवायरमेंटल इशू। ठीक है, पहला मेजर मीटिंग था ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जो कि एनवायरमेंटल इशू के आधार पर लिया गया था। ठीक है, टू डिक्लेयर दैट राइट टू लिव इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज अ बेसिक राइट। द स्टॉकहोम कन्वेंशन वाज हेल्ड इन स्वीडन इन जून 5, ठीक है, जून 5 to 16 1972। इसीलिए जून 5 को क्या माना जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। The object behind this convention was to create a basis for comprehensive consideration within the United States nation, तो हमारा जो भारत है यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, of the problem of the human environment and to focus and attention of the government and public opinion regarding environment problem। ठीक है, in this convention 26 principles are defined। India signed this Stockholm Convention in May 2002। भारत इस प्रिंसिपल को, इस कन्वेंशन को जो है मेंबर बना था कब? मई 2002 में। करेंटली 184 कंट्रीज आर पार्टी टू दी स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब स्टॉकहोम कन्वेंशन है उसके अंदर 184 कंट्री मेंबर है। Note: Stockholm Conference was a landmark event in 1972 that brought environmental issue to the global agenda। ठीक है, later on Stockholm Convention were enforced respectively, और अभी जो करंटली मेंबर है 186 मेंबर इसके अंदर है। ठीक है, अगला है आपका एक्सप्लेन रियो डिक्लेरेशन। द रियो डिक्लेरेशन अडॉप्टेड इन 1992, द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट and development that took place in Rio de Janeiro, जिसका कंट्री का नाम था ब्राजील,
इन जून 1992। ठीक है, तो ये जो हुआ था रियो डिक्लेरेशन वो हुआ था 1992 में। कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राजील में। तो ये एक तरीके से रियो कन्वेंशन हुआ था, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक है, सब ने मिल के जो है ये रियो डिक्लेरेशन पास करा। ठीक है, अभी देखिए इसके बाद किधर, इन दिस कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेंट टू डिस्कस इशू रिलेटेड टू एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 178 कंट्रीज अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। 178 देश जो है इस कॉन्फ्रेंस को जो है अटेंड किया था। द लॉ और बाइंडिंग फ्रेमवर्क दैट केम आउट ऑफ द रियो समिट इज टर्न्ड एज रियो डिक्लेरेशन। ठीक है, जो रियो समिट हुआ था ये, ठीक है, इसमें जो भी डिक्लेरेशन पास हुआ उसको रियो डिक्लेरेशन कहा गया। इन दिस डिक्लेरेशन 27 प्रिंसिपल वर आउटलाइन। इस डिक्लेरेशन में 27 प्रिंसिपल को जो है आउटलाइन किया गया। किसके बारे में वो 27 प्रिंसिपल बात कर रहा होगा? प्रिंसिपल वर आउटलाइंड विच एम्स और टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, emphasizing human centrality, environmental protection, international cooperation, ठीक है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, इस सब के बारे में उस 27 प्रिंसिपल में बात किया गया है। ठीक है, करंटली इस देश के अंदर इस डिक्लेरेशन के अंदर 175 मेंबर जो है पार्टी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट adopted in 1997 and entering into force in 2005, aimed to reduce greenhouse gas emission by setting binding target for gas emission, ठीक है, for 37 industrialized country and the European community. This is the first legally binding international agreement to mandate country by country reduction in greenhouse gases. ठीक है, इंडिया बिकम मेंबर इन 2002। भारत जो है क्योटो प्रोटोकॉल का मेंबर 2002 में बना था। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है। एडॉप्ट किया गया था 1997 में, इनफोर्स हुआ था 2005 में। इसका एम था ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना उसको कम करना। जैसे मैंने बताया था गाड़ी, पेट्रोल, कोई कंपनी है जिसका धुआं निकल रहा है, ये सब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, ये सब गैसेज निकलते हैं। तो ये सब गैसेज ग्रीन हाउस गैसेज कहलाते हैं। ठीक है, तो मेन ये क्योटो प्रोटोकॉल का काम था ग्रीन हाउस गैस को कम करना। ये किस देश को फोकस करता था? जहां पे इंडस्ट्री ज्यादा थी। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री जहां पे ज्यादा था वहां पे ग्रीन गैसेज ज्यादा थे। ठीक है, तो 37 कंट्री जहां पे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था वहां पे इन्होंने ज्यादा टारगेट किया। नेक्स्ट है आपका डिफाइंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ लैंडमार्क इंटरनेशनल एग्रीमेंट finalized in 1987. Purpose of this protocol is to protect the Earth's ozone layer, ठीक है, which shield us from harmful ultraviolet UV radiation. India became a party to the Montreal Protocol on June 1992. Currently 198 member country are ratified this protocol. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किस मकसद से लाया गया था? तो ओजोन लेयर का जो ये क्या था अपना यूवी है ना, हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, ठीक है, उसको जो है कम करना, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, ये इसका मेन मकसद था। ठीक है, आपको पता होगा हम लोगों के पास जो सूर्य आता है बहुत कम रोशनी के साथ आता है। ठीक है, इसके बीच में एक ओजोन लेयर है जो उसके धूप को कम करके हमारे पास भेजता है। अगर वो ओजोन लेयर हट जाए तो सूर्य इतना जोर से चमकेगा ना कि हमारा स्किन जल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो इतना ग्रीन गैस जला रहे हैं उससे हमारे ओजोन लेयर जो है वो पतला हो रहा है, छेद हो रहा है उससे में। ठीक है, अगर वो पूरा छेद हो जाएगा तो सूर्य का रोशनी डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ेगा और जैसे अभी बोलते हो ना विटामिन डी ले रहे हैं धूप में बैठ के, तो पूरा स्किन का वो गर्मी ले लेगा अगर सूर्य जो लेयर हट गया तो। ठीक है, तो ये है मसला। लास्ट क्वेश्चन है आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मेरा जो इम्पोर्टेंट 50 है ना, आपका जो भी मेजर सवाल है ना वो सारे कवर करता है। ठीक है,
लेकिन हालांकि लेट हो गया हम लोगों को, तो अपन ये 50 कवर कर लेते हैं। कल मैं कोशिश करूंगा कि 8 बजे से ही लूं, ठीक है, और आपका सिचुएशनल और कम से कम लॉन्ग आंसर तो कवर करा दूं, ठीक है। देखिए, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल, कल जो है ना रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग, 2 मार्क्स वाले से शुरू करेंगे, फटाफट फटाफट, ठीक है, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, जितना भी लगेगा कल मैं पूरा कवर करा दूंगा। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी, सीबीडी बोलते हैं, इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट दैट एम्स टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी। ये याद रखना, हर कन्वेंशन का अपना अपना उद्देश्य था, अपना अपना पर्पस था, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है मेन, वो कब आया था, किस देश में आया था, कितने देश मेंबर हैं, कि भारत कब मेंबर बना था, ठीक है, वो किस पर्पज से आया था, अगर उसमें प्रिंसिपल हैं तो कितने प्रिंसिपल हैं, बस ये 4-5 फैक्टर याद रखोगे, समझ जाओगे। मैं वैसे बना के भेजता हूं, आप लोग ये कर लो ना, तो मैं 12 बजे तक सब कुछ क्लियर करके ग्रुप में डाल दूंगा फॉर श्योर, ठीक है। देखिए, तो ये बायोडायवर्सिटी के लिए आया था ये, ठीक है, कन्वेंशन। यूज रिसोर्सेज सस्टेनेबिलिटी, इनका मानना था कि कोई भी रिसोर्स है तो आपको बचा बचा के चलना है ताकि फ्यूचर को भी मिले, ठीक है। इट वाज अडॉप्टेड अर्थ समिट इन रियो डे जेनेरियो इन 1992। 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था ना, जिसमें आपका रियो कॉन्फ्रेंस आया था, वहीं पे ये भी बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन आया था, ठीक है, उसी के बाद, उसी समय, and came into force in 1993. इंडिया बिकेम पार्टी सीबीडी इन 1994। भारत जो है 1994 में मेंबर बना था। करंटली इसके मेंबर कितने हैं, 196,